देखें जी, नाउ फेज डायग्राम देख लिया हमने। करंट जो है लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। तो जब करंट वोल्टेज को लीड करता है तो फेज डायग्राम, पहले इसका ग्राफ तो ड्रा कर लें। फेज डायग्राम तो अगला स्टेप है ना। तो देखें जरा ग्राफ इसका किस तरह का ड्रा होगा। देखें करंट लीड कर रहे हैं ना, तो ये मैं पहले यहाँ पे करंट के लिए वेव ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक ऐसे ऐसे वेव चलती चली जाएगी आगे। ठीक है, दिस इज करंट आई। एक मिनट बाद में लिख देते हैं। अब जरा देखें वोल्टेज 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 लैग करेगी। करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग करेगी। अब जब वोल्टेज लैग करेगी, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होगी ना करंट से। तो जरा देखें जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पे अगर करंट जीरो है, करंट का एंगल जीरो है, तो वोल्टेज का कितना होना चाहिए? -90 डिग्री। तो -90 डिग्री, तो इसका मतलब ऐसे स्टार्ट कहां से होना चाहिए? नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, यहां से। ठीक हो गया। तो ये देखें जी, ये ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे आगे चलती चली जाएगी। ठीक हो गया। दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट। ठीक होगा। अब बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। देख लें इस वाले पॉइंट को, देखें इस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है, करंट कितना है? करंट का एंगल 90 डिग्री है। इसी तरह इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे देखें करंट का एंगल 180 डिग्री है, वोल्टेज का कितना है? वोल्टेज का 90 डिग्री है। तो हर जगह पे करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे ही है। सो करंट लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसकी फेज डायग्राम ड्रा करनी है, तो देख लें। फेज डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये आ गई वोल्टेज ऐसे, और करंट क्योंकि वोल्टेज से आगे है 90 डिग्री, सो करंट आ जाएगा वर्टिकल एक्सिस पे, लाइक इस तरह से। और ख्याल रखना है अपने स्केल का, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल के वोल्टेज जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसलिए वोल्टेज का वेक्टर लेंथ वाइज भी ज्यादा होगा। करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो करंट लेंथ वाइज भी कम होगा। ठीक हो गया। हाँ जी, इतनी चीज क्लियर हुई? यस। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, जवाब दे देना, जवाब तो दे दिया करें। यस। नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है। सवाल मेरा ये है, मुझे बताएं, ये तो मैंने खुद से वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा ड्रॉ किया ना। मैंने कैसे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा ड्रॉ कर लिया करंट से? हाउ इज इट पॉसिबल? अपनी इजारादारी है, जैसे मर्जी करते फिरें जी। नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखें, असल में वोल्टेज, हमारी एसी वोल्टेज जो हमारे घरों में आ रही होती है वो कितनी होती है? हमारे घरों में आने वाली एसी वोल्टेज इतनी होती है, 220 वोल्ट्स। करंट जो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करती है, कितना कितना करती हैं? सबसे ज्यादा करंट पता है कौन यूज करता है हमारे घरों में? इलेक्ट्रिक आयरन। नॉर्मली जो हमारे घरों में जो चीजें चलती हैं, एसी को एक साइड पे रखें, या वो जो एक मोटर होती है, बोरिंग वाली जो मोटर होती है, नॉर्मल मोटर की बात नहीं कर रहा, बोरिंग वाली जो मोटर, मिसाइल मोटर जिसको कहते हैं, उस जमीन के अंदर जो होती है, वो बहुत ज्यादा करंट लेती है, वो स्त्री से ज्यादा लेती है। एसी भी स्त्री से ज्यादा लेता है, लेकिन नॉर्मल जो अप्लायंसेज हैं उनमें स्त्री सबसे ज्यादा करंट लेती है। और स्त्री का करंट भी कितना होता है? 1000 वाट की होती है, तो ये अराउंड करंट आप इसका कर लें, अराउंड 4 एम्पेयर का करंट होता है। इतना आप जरा देख लें आपके सामने ही है। करंट किधर और वोल्टेज किधर? तो फिर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा ही ड्रा करेंगे ना, और हम क्या करेंगे? समझ आ गई ना बात की? यस सर। अच्छा। अच्छा, ऐसे करें कि पहले आप लोग मुझे देखें, इक्वेशन 2 जो मैंने लिखी है वो इस तरह से लिखी हुई है, इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन 2 मैंने लिखी है, जबकि इक्वेशन 1 कैसी थी? इक्वेशन 1 वोल्टेज के लिए थी ना, वो थी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये थी, ये इक्वेशन 1 थी। ये याद ही नहीं रही मुझे ये बताने की। देखें, इक्वेशन 1 वोल्टेज की जो है वो किस फॉर्म में है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ओमेगा टी। तो ये भी तो ऐसा होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू साइन ओमेगा टी। ये मैक्सिमम करंट बताना था मैंने आपको, जो मैं भूल गया।
देखें जरा आप उसको, मैं ऐसे लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस करंट, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने, मैक्सिमम करंट इनटू साइन ओमेगा टी। अब कंपैरिजन होगा, और अब आगे वही जो सब कुछ मैंने किया था, जस्ट ये वाली इक्वेशन में लिखनी भूल गया था, इसे इक्वेशन 2 का आप नाम दें, दैट इज नॉट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे एक चीज, सिंस ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है, इसे मैंने आई एम का नाम दे दिया, आई एम इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा, ठीक है। ये जो ऊपर पूरी की पूरी चीज है ना, ये वाली, इसे आई एम का नाम दे दिया मैंने, दिस इज आई एम। सो इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर नाउ? ये करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन क्या करनी है, मतलब उसके आगे जो है, ये जिसे इक्वेशन 2 का नाम दिया था, वो काट के उसे इक्वेशन 2 का नाम ना दें, इक्वेशन नहीं काटनी, नंबर को काटें, और उसके आगे ये लिख के इसे इक्वेशन 2 का नाम दें, ठीक हो गया। देखिए नाउ, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस भी कौन सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर बीच में सर्किट में मौजूद है, तो दैट विल बी कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। होगी क्या, डिफाइन कैसे करेंगे अभी बताता हूं, होती क्या है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखें जरा, ये जो सेंस करके मैंने लिखा था, आई एम इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा, ये इक्वेशन आपके सामने मैंने दोबारा लिख दी। अब जरा इस चीज को देखिएगा, ओहम्स लॉ याद है ना आपको, क्या होता है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से अगर रेजिस्टेंस को सेपरेट करना हो तो इट बिकम्स V बाय आई। क्या ख्याल है, ऐसा ही होता है? अब यहां पे इसी चीज को देखिएगा, आई एम को लाके वी एम के साथ में डिवाइड करता हूँ, सी ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, 1 बाय सी ओमेगा इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय आई एम। नाउ इट्स वेरी क्लियर। अब ये क्या बनेगा, नाउ इट बिकम्स वी एम बाय आई एम। क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस, क्या ये रेजिस्टेंस होगा? नो, रेजिस्टेंस नहीं लिखना इसको। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या बला होती है, रेजिस्टेंस बेसिकली सर्किट में करंट के फ्लो के अगेंस्ट ऑपोजिशन होती है। रेजिस्टेंस क्या है, सर्किट में करंट के फ्लो के अगेंस्ट ऑपोजिशन है। अब यहां पे सर्किट तो मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो चलो ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा एसी सर्किट था, लाइक ये हमारा कैपेसिटर था, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया था। अब यहां पे किसी किस्म का कोई रेजिस्टिव एलिमेंट हमने लगाया हुआ है, यानी कोई रेजिस्टर हमने लगाई है, किसी किस्म का कोई रेजिस्टर का साइन बीच में मौजूद है? नो। तो जब रेजिस्टर का साइन मौजूद नहीं है, तो यहां पे अब वी एम बाई आई एम को मैंने रेजिस्टेंस कहना भी नहीं है, अब इसको रेजिस्टेंस नहीं मैं कहूंगा। ऑपोजिशन ये जरूर है, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। दिस इज ऑपोजिशन। अब इस ऑपोजिशन को, ये ऑपोजिशन कहां से आएगी, ये ऑपोजिशन आएगी, जाहिर सी बात है, वो जो चार्जेस वहां से फ्लो करते हुए आ रहे थे, तो कैपेसिटर के ऊपर मौजूद जो पहले से जो चार्ज था, वो कैपेसिटर के ऊपर मौजूद पहले वाला चार्ज ऑलरेडी जो उस पे चार्ज प्रेजेंट है, वो चार्ज कमिंग चार्जेस को रिपेल कर रहा था। कैपेसिटर के ऊपर जो मौजूद पहले से चार्ज है, वो एसी सोर्स की तरफ से आने वाले चार्जेस को रिपेल कर रहा था, तो उस रिपल्शन की वजह से ऑपोजिशन थी। आई समझ बात की? तो उस ऑपोजिशन को हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ठीक है। तो दिस वी एम बाई आई एम, दिस इज एक्चुअली ऑपोजिशन। पहले मैं चलें वर्डिंग में ही लिख देता हूं, ऑपोजिशन इज इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा, और ये कौन सी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन बाय कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की वजह से ऑपोजिशन है, ठीक होगा। और ये कैपेसिटर की वजह से ऑपोजिशन है, इसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डिनोट किया जाता है एक्ससी से, एक्स फॉर कैपेसिटेंस, सी फॉर कैपेसिटर। तो दिस इज सॉरी, एक्स फॉर रिएक्टेंस, क्या मैं लफ्ज बोल रहा हूं, एक्स फॉर रिएक्टेंस, ये वाला वर्ड रिएक्टेंस, एक्स रिएक्टेंस एंड सी कैपेसिटर, तो एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 बाय सी ओमेगा, ठीक हो गया। और आती कहां से ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर हो गया ना, कि कैपेसिटर के ऊपर जो मौजूद जो पहले से चार्जेस हैं, वो एसी सोर्स की तरफ से आने वाले कमिंग चार्जेस को रिपेल करते हैं, तो उस रिपल्शन की वजह से ये ऑपोजिशन अराइज करती है, एंड दैट ऑपोजिशन इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक हो गया। एंड फर्दर इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय
सी को ऐसे ही लिखा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ये लिख दिया 2 पाई एफ। आगे समझ बात की। अब ये जो फाइनल इक्वेशन आई है इसका मतलब क्या है, अब इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर करते हैं इसको। एक मिनट, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लें जी, इसका लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। अच्छा, अब जरा देखें फार्मूला में क्या बता रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करें, क्या इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे बताएं ये फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है जी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एफ जी, ये एफ कौन सी फ्रीक्वेंसी है, बोल दें। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कॉइल है ना, हमारे एसी जनरेटर का जो कॉइल है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इस चीज को देखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कॉइल, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वेव, एक ही बात है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कॉइल और एसी वेव, एसी वेव। अब इस चीज को देखें, अब इस फार्मूला को देखें और मुझे बताएं इस फार्मूला को देख के कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर डीसी करंट जी। सर दोबारा बोले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी XC की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर डीसी। जी, फॉर डीसी इज व्हाट, डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की क्या वैल्यू होगी, क्या हो गया, ये होगी, क्या ख्याल है, नहीं यही समझ। देखें, मुझे बताएं डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हाँ जी, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ऑलमोस्ट जीरो। डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है ऑलमोस्ट जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, एग्जैक्टली जीरो का कॉन्सेप्ट और है, एग्जैक्टली जीरो उधर पुट किया तो आंसर अनडिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो डीसी की, और वैसे भी डीसी की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट जीरो होती है, एग्जैक्टली जीरो होती भी नहीं है, डीसी की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट जीरो होती है। क्या ख्याल है, डीसी की वेव किस तरह की बनती है, ये देखें ना, एसी की वेव इस तरह की बनती है ना, ये तो एसी की वेव होती है ऐसे, कि जिसकी बार बार जो है जिसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा होता है। डीसी की वेव किस तरह की होती है, डीसी की तो वेव ऐसे होती है ये, और ये होगी डीसी की वेव, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, यानी उसमें रिपल जो है ना होने के बराबर होते हैं ऐसे, ये देख लें, रिपल्स ना होने के यस। बराबर है, तकरीबन तकरीबन मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब एसी में तो बहुत सारे रिपल्स होते हैं, बहुत सारे रिपल्स होते हैं, इसमें रिपल्स की सेल लगी हुई होती है, और डीसी में कितने रिपल्स होते हैं, ऑलमोस्ट जीरो रिपल्स, इसमें रिपल्स ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। तो जब इसमें रिपल्स ऑलमोस्ट जीरो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी डीसी की, इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो हो जाएगी फिर ऑलमोस्ट जीरो। जीरो। जब ये मैग्नीट्यूड ही अपना वेरी नहीं करवा रहा, ना होने के बराबर वेरी करवा रहे, तो फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, दिस इज डीसी, और ऊपर वाला जो है दैट इज एसी, दैट इज एसी। तो अब जरा देखें, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट जीरो, अब फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट जीरो जरा यहां पे पुट करें तो क्या होगा जी, एक्सी, XC will be equal to 1 divided by 2 pi C into 0, almost 0। ठीक है ना, ये almost 0 मैंने पुट किया, exactly 0 नहीं पुट किया। और जब यहां पे इसको करेंगे तो anything divided by almost 0 is infinity। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 0 से डिवीजन होती है तो आंसर इन्फिनिटी आता है, एग्जैक्टली 0 से जब डिवीजन होती है तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, आंसर अनडिफाइंड आता है। ये पहले भी एकदम मैं आप लोगों को बता चुका हूं।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो मैंने पुट की है। तो ऑलमोस्ट जीरो जो होता है उसके ऊपर जीरो के ऊपर प्लस या माइनस डाल देते हैं। ये जीरो प्लस मैंने डाल दिया, ये छोटा सा प्लस डाले, जीरो प्लस, इसका मतलब है जीरो से मामूली सा ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट जीरो। तो ऑलमोस्ट जीरो जब पुट करूंगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। सो इन केस ऑफ डीसी, फॉर डीसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्फिनिट। डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिट होती है। और रिएक्टेंस है क्या, अभी हम देख चुके हैं। एसी के फ्लो में ऑपोजिशन, एसी के फ्लो में ऑपोजिशन बाय कैपेसिटर, के कैपेसिटर एसी के फ्लो में कितनी ऑपोजिशन दे रहा है। अब यहाँ पे डीसी है तो कैपेसिटर डीसी के फ्लो में कितनी ऑपोजिशन दे रहा है, तो कैपेसिटर डीसी के फ्लो में इनफिनिट ऑपोजिशन दे रहा है। ठीक है, तो ऑपोजिशन फॉर डीसी, सो ऑपोजिशन फॉर डीसी फ्लो बाय कैपेसिटर इज इनफिनिट, बाय कैपेसिटर इज इनफिनिट। तो ये वजह है कि डीसी जो है वो फ्लो नहीं करता कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, सो डीसी डज नॉट फ्लो अक्रॉस कैपेसिटर। जी क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, और दूसरा फिर एक और बात बताएं, मुझे ये बताएं, अब पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज है, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पाकिस्तान में ये फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इन पाकिस्तान ये है 50 हर्ट्ज, जबकि यही फ्रीक्वेंसी जो वेस्ट में है, यही फ्रीक्वेंसी वेस्ट में एसी की जो है ये है 60 हर्ट्ज। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस पाकिस्तान में ज्यादा है या वेस्ट में ज्यादा है? वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है? हाँ जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहाँ पे ज्यादा है? पाकिस्तान। ठीक है, देखें पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कम फ्रीक्वेंसी है ना पाकिस्तान में, तो जब पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी कम है तो पाकिस्तान में कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी ज्यादा है। यानी पाकिस्तान में एसी का जो फ्लो है अक्रॉस द कैपेसिटर वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में रिएक्टेंस ज्यादा, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में जो है ऑपोजिशन भी कैपेसिटर की ज्यादा होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान में कैपेसिटर के अक्रॉस एसी का फ्लो डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। दैट्स इट। ठीक हो गया? हाँ जी, कोई मसला इसमें? देखें, पावर लॉस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस पावर लॉस, एवरेज पावर, अगेन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंस्टेंटेनियस करंट की जितनी भी वैल्यूज उन सब के प्रोडक्ट का एवरेज। आई समझ? इन तमाम प्रोडक्ट्स का एवरेज, दैट विल प्रोवाइड अस एवरेज पावर। अच्छा अब जरा देखें, अभी हमने देखा डेरिवेशन के दौरान कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी थी कैपेसिटर के अक्रॉस, वो थी Vm sin ओमेगा टी, और ये कितनी आई थी, ये इतनी आई थी Im sin 90 प्लस ओमेगा टी, यही थी ना। और इस 90 प्लस ओमेगा टी को इससे पहले वाले स्टेप में हमने क्या लिखा था, पहले वाले स्टेप में हमने इसी चीज को लिखा हुआ तो कॉस ओमेगा टी। इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लिहाजा हम वही जो इससे पहले वाली जो लाइन थी वही लिख देते हैं, यानी इसको लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी। ठीक होगा, देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स में। और ये एवरेज का साइन एज इट इज। नाउ Vm और Im क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, लिहाजा इनका एवरेज में कोई रोल नहीं होगा, इन्हें एवरेज के साइन से बाहर ले लिया। बाकी अंदर क्या बचा, बाकी अंदर बचा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगले स्टेप में Vm Im और इन दोनों के एवरेज सेपरेट कर दें, साइन ओमेगा टी का एवरेज, कॉस ओमेगा टी का एवरेज। जी मुझे बताएं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के एवरेजेस की क्या वैल्यूज होती हैं? ये मैंने आप लोगों को काफी डिटेल से बताया था, साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, कॉस ओमेगा टी का भी उतना ही होता है। जी कितना होता है? साइन ओमेगा टी के एवरेज की क्या वैल्यू होती है? 0 होती है ना। साइन ओमेगा टी का भी एवरेज 0 होता है, कॉस ओमेगा टी का भी 0 होता है। और पूरा आपको मैंने ग्राफ बना के दिखाया था, ये देखिए ये साइन का ग्राफ है, ये पॉजिटिव वैल्यूज उतनी नेगेटिव वैल्यूज, तो जब इनका एवरेज लेंगे तो 0 बनेगा। ये था साइन का। अलबत्ता साइन स्क्वायर का कैसा था, साइन स्क्वायर का ऐसा था, ऐसे ऐसे
क्योंकि साइन स्क्वायर है जब, तो स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, तो लिहाजा नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, अब इनका एवरेज जीरो नहीं आता। अब इनका एवरेज क्या आया था? अब इनका एवरेज, इसका एवरेज आया था जीरो, इसका एवरेज था जीरो, और इसका एवरेज आया था 1/2, अगर याद हो तो। लेकिन ये अभी साइन स्क्वायर नहीं है, सिंपल साइन है, तो साइन का तो एवरेज कितना होता है? जीरो। इसी तरह कॉस का एवरेज भी जीरो, तो ओवरऑल एवरेज कितना होगा? जीरो। इसका मतलब है पावर लॉस जो है, पावर लॉस अक्रॉस कैपेसिटर जीरो होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। सो देयर विल बी नो पावर लॉस अक्रॉस कैपेसिटर, सो देयर इज नो पावर लॉस, देयर इज नो पावर लॉस अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर। आगे समझ बात की? क्लियर हुआ ना? यस सर। अच्छा, मुझे इसका मतलब आप लोग बता सकते हैं? कैपेसिटर के अक्रॉस पावर लॉस जीरो होने का फिजिकल क्या इसका मीनिंग है? मैं खुद बता देता हूँ, चलिए, टाइम कम है। असल में इसका मतलब ये है कि देखें, रेजिस्टर के अक्रॉस पावर लॉस जो था वो जीरो नहीं था, यानी रेजिस्टर पावर को कंज्यूम कर रहा था, लेकिन कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं करेगा। मतलब इसका ये है, देखें बहुत सिंपल। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक बल्ब, असल में पता है बल्ब की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, ये बल्ब की अपनी एक रेजिस्टेंस है। तो जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस जीरो नहीं था, यानी रेजिस्टेंस पावर को कंज्यूम कर रही थी, तो इसका मतलब है बल्ब के अंदर क्योंकि रेजिस्टेंस है तो बल्ब पावर कंज्यूम करेगा, और वही इलेक्ट्रिकल पावर जो बल्ब ने कंज्यूम की है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें वापस कर देगा। इस तरह फैन की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो फैन की जब रेजिस्टेंस है तो फैन भी पावर कंज्यूम करेगा, और वो जो उसने कंज्यूम की हुई पावर है उसी के जो है करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट दे देगा। इस तरह हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पावर कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करती है, और पावर कंज्यूम करके हमें आउटपुट वापस कर देती है। ठीक होगा? अब जरा इस चीज को देखिएगा कि अगर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में रेजिस्टेंस होने की बजाय कैपेसिटर होना शुरू हो जाए तो अब क्या होगा? सपोज करें ये बल्ब है, अगेन देखें, अगेन दिस इज अ बल्ब। अब इस बल्ब में रेजिस्टेंस की जगह अगर कैपेसिटर लग जाए, अब क्या होगा? नहीं, कैपेसिटर तो पावर, कैपेसिटर के अक्रॉस तो पावर लॉस जीरो है, कैपेसिटर तो पावर कंज्यूम ही नहीं करता। तो जब कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं करता, तो अगर बल्ब में रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर मौजूद हो, तो इसका मतलब है बल्ब भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, और जब बल्ब पावर कंज्यूम ही नहीं करेगा, तो क्या बल्ब हमें लाइट एनर्जी वापस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह फैन जो है, फैन में रेजिस्टेंस की बजाय कैपेसिटर लगा हो, वैसे कैपेसिटर होता है फैन में लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह अगर फैन की कैपेसिटर हो, तो क्या फैन पावर कंज्यूम करेगा? नहीं करेगा। फिर आउटपुट हमें दे सकता है? नहीं दे सकता। समझ आ गई ना बात की? तो ये इसका मतलब है। अब मुझे बताएं कोई मसला इसमें? यस, नो एनी सर। प्रॉब्लम? तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्यों पावर लॉस जीरो आता है? तो अभी अभी हमने ग्राफ देखा था वोल्टेज और करंट का। करंट लीड कर रहा था, तो ये था जी हमारा करंट, लाइक ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा था, दैट वाज करंट। और ये थी हमारी वोल्टेज, लाइक इस तरह से। ऐसे बस चलती चली जा रही थी, ये थी वोल्टेज। अब जरा गौर से देखिएगा इस चीज को, बड़े गौर से देखना है। ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना, यानी कह लें आप 0 से लेकर t/2 तक का जो पोर्शन है, इसमें देखें करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है। करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी। और करंट और वोल्टेज की प्रोडक्ट पावर ही तो होती है, ऐसा ही है ना? तो जब यहाँ पे वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब है 0 से लेके t/2 तक का, सॉरी t/4 तक का, 0 से t/4 तक का जो पोर्शन है, इसमें पावर ने नेगेटिव बनना है। तो ये देखें, फिर ये ऐसे आएगी पावर, यूं, ये पावर का ग्राफ बनेगा यहां से नीचे। ठीक होगा? फिर यहां से आगे जरा देखिएगा, ये t/4 से लेके t/2 तक का जो पोर्शन है, इसमें इसमें देखें वोल्टेज भी एक्स एक्सिस से ऊपर है, करंट भी एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगी, यानी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ले जी, यस ये आ सर। गई पावर यस ऐसे, यूं। फिर उसके बाद देखें,
ये T/2 से लेके 3T/4 तक का जो पोर्शन है, अगेन इसमें वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, यानी प्रोडक्ट जो है इतने हिस्से में प्रोडक्ट एक दफा फिर नेगेटिव बनेगी, तो लिहाजा ये प्रोडक्ट यानी पावर ये आ जाएगी एक दफा फिर से ऐसे नेगेटिव साइड पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। उससे आगे फिर जरा देखें, अब उससे आगे इतना जो पोर्शन है यहां से लेके तो कहां तक का, ऑलमोस्ट यहां तक का ये वाला, इसमें दोनों ही नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, दोनों नीचे है ना। तो जब दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, तो लिहाजा ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही ये सिलसिला चलता चला जाएगा, ये सिलसिला ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये ग्रीन वाली जो है दिस इज पावर। अब आपके सामने है, देखें जरा, पावर नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। तो पावर जब नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव हो रही है, तो जब सारी पावर्स का एवरेज लेंगे तो पावर ने जीरो ही तो बनना है, और क्या बनना है, ठीक है। तो देखें कैलकुलेशन यही तो हमें बता रही थी, मैथमेटिक्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया हमें। इज इट क्लियर नाउ?